हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। M2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बेहतर होंगे जी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायो। ठीक है, क्लास 12th की बायो पढ़ेंगे और बायो में हमारा ये लेक्चर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये लेसन फर्स्ट नहीं, लेक्चर फर्स्ट है और ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट का ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट हमारा है जीवों में जनन। जिस आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन कि जीव कैसे जनन करते हैं, उनके जनन करने की क्या क्या विधि है, क्यों जनन करते हैं, जनन क्यों आवश्यक है, किन किन अंगों से जनन, यानी ये सारी चीज़ें हैं जनन के बारे में जो भी जानकारी है वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, ये क्लास 12th का बायो लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट है जी। जानते हैं सबसे पहले जनन। जी दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले जनन क्या है। जनन क्या है? प्रत्येक जीवों में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को जनन कहते हैं जी। प्रत्येक जीवों में यानी जितने भी जीव हैं, जीव मतलब सजीव, निर्जीव नहीं, सजीव। ठीक है, सजीवों में यानी प्रत्येक जीवों में अपने समान नई संतति, नई जीव संतति यानी अपने समान ही। ठीक है, जो कोई भी जीव है वो जनन के बाद अपने जैसे, ठीक है, वो अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वही कहा है कि नई जीव संतति यानी अपने समान। ठीक है, अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। अगर कोई भी जीव अपने समान ही, अपनी तरह ही जीव को उत्पन्न करता है तो उसे हम कहेंगे जनन। और जनन क्या है भाई? जितने भी सजीव प्राणी होते हैं इनका प्रमुख लक्षण है। जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी जीवित हैं, उनका प्रमुख लक्षण है जनन। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जनन करेंगे। ठीक है, अगर वो जनन न करें, कोई भी जीव अगर जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा? अब उनका जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीव उत्पन्न नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव यहाँ पे क्या है कि अमर नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा? कभी न कभी वो मर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो जीव अपनी संतति मतलब नए उतनी तरह चीज़ों को उत्पन्न करते रहे, यानी जनन करते रहे। तब वो धीरे धीरे वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। अगर वो जनन करना बंद कर दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस तरह की चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी जी। अब देखिए जनन की होता कैसे है। ठीक है, जनन तो हमने जान लिया कि सजीवों का मुख्य लक्षण है। जो भी सजीव हैं उनका मुख्य लक्षण है जनन। जितने भी सजीव हैं वो सारे जनन करेंगे। तो जनन का जो मुख्य आधार है वो कोशिका पे टिका हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोशिका जो होती है, ठीक है, ये जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, यानी हमारे शरीर का, यानी सभी सजीवों के शरीर का संरचनात्मक इकाई है। कोशिका से ही सजीवों का निर्माण होता है। और ये कोशिका विभाजन, ठीक है, जब ये कोशिका विभाजित होती हैं, जब ये कोशिका विभाजित होती हैं तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, ये धीरे धीरे मतलब कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन के द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, जनन होता है, कोशिका विभाजित करके ही जनन की प्रक्रिया होती है। तो कोशिका के जनन के लिए जो कोशिका विभाजन है वो क्या है? एक मुख्य आधार है उसका। ठीक है, क्या होता है कि अगर जनन के द्वारा, मान लीजिए अगर ये कोई जीव रहा, ठीक है, चलिए सपोज दैट ये कोई जीव रहा, अब ये क्या होगा कि जनन के द्वारा एक नई संतति को उत्पन्न करेगा। अब नई संतति जो उत्पन्न होगी वो जीव उसी के समान होगी जैसा जनक है। ठीक है, जैसा जनक है उसी के समान एक नई संतति उत्पन्न होगी। और ये नई संतति क्या होगी? पहले तो छोटे रूप में, ठीक है, पहले छोटे रूप में, फिर धीरे धीरे इनके अंदर परिपक्वता आती चली, बड़े होंगे, और बड़े होते होते जब अच्छे से बड़े हो जाएंगे, जब परिपक्वता आ जाएगी, जब मैच्योरिटी आ जाएगी, तो परिपक्वता के बाद ये खुद जनन कर लेंगे। ठीक है, जब इनके अंदर परिपक्वता होगी तो फिर ये जनन करेंगे, और ये जनन करने के बाद फिर छोटे छोटे हो जाएंगे, और ये क्या होंगे? जनन के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे एक समयावधि के बाद वो जा करके इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर इनके जीव बन गए, फिर ये जीव जो छोटे छोटे हैं फिर वो वृद्धि करते चलेंगे, आगे चलते चलेंगे और वो आगे जनन करने लगेंगे। ठीक है, तो कोशिका विभाजन, ठीक है, अगर कोशिका विभाजन जी है वो जनन का मुख्य आधार है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही जनन क्या है? सफल है। अगर कोशिका विभाजन न हो तो जनन भी अच्छे से न हो, जनन न हो पाए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जनन का महत्व कि जनन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जनन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोशिका जो जनन है, जनन जो महत्वपूर्ण है उसमें सबसे पहले है जाति की निरंतरता। ठीक है, जाति की निरंतरता यानी कोई भी जीव जो है, ठीक है, उसकी जाति जो है
वो निरंतर चलती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है। जाति की निरंतरता, ठीक है। यहां से अगर कोई भी जीव है, ठीक है, वो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखता है जनन के द्वारा। मैंने यहाँ पर बताया ना क्या है, अगर वो जीव क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई जीव जो है अगर वो अमर है, ठीक है, अमर है, अमर यानी उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, तब तो वह इस पृथ्वी पे अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। लेकिन ऐसा अभी तो कोई जीव नहीं है कि जो अमर है, ठीक है। अगर वो अमर हैं तब तो वो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई जीव तो है नहीं कि जो अमर है। उस जीव को कभी न कभी मरना है, ठीक है। तो मरने से पहले, ठीक है, कोई भी जीव मरने से पहले अपने जैसे चीज़ों को उत्पन्न करते चलते हैं, ठीक है, अपनी जैसी चीज़ों को उत्पन्न करते चलते हैं, यानी जनन करते चलते हैं। और वो जनन के द्वारा ही, अब देखिए यहाँ पर ये जीव तो मर गया, लेकिन इसके फिर नई संतानें उत्पन्न हो गई, फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, बड़े होंगे, जनन करेंगे, फिर मरेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है। तो जाति की निरंतरता यानी ये जीव जो है अपनी जाति को बनाए रखेगा, ठीक है। और किसके द्वारा? जनन के द्वारा। अगर जनन न हो तो अपने जाति की निरंतरता नहीं बना पाएगा, ठीक है। दूसरा है जैव विकास, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है जैव विकास। जैव विकास क्या है? देखिए विभिन्नता जो है, ठीक है, जैव विविधता, जो विविधता है वो जैव विकास का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है विविधता, ठीक है। और विविधता होती क्या है, ठीक है, और विविधता होती क्या है? विविधता का मतलब होता है कि कोई भी जीव के किसी भी जाति के जीव के अंदर भिन्नता, यानी एक ही जाति के बहुत सारे जीवों को आपने देखा होगा, लेकिन सबके अंदर धीरे धीरे कुछ न कुछ क्या होती है? भिन्नता होती है, कुछ न कुछ उनके अंदर अलगाव होता है। उसी चीज़ को हम विविधता कहते हैं। तो जैव विकास जो हमारा टिका हुआ है, जो हमारा जैव विकास बना हुआ है, ये विविधता पर टिका हुआ है। और विविधता जो होती है वो जनन के द्वारा आती है। जनन के द्वारा ही जीवों के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता होती है, अलग चीज़ें होती हैं, वो होती है जैव विविधता, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा जानते हैं? खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा में है कि यहाँ पर देखिए शाकाहारी जीवों के लिए खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी में यहाँ पर जो जीव हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के जीव हैं। कुछ क्या हैं? शाकाहारी हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं, कुछ जो है शाकाहारी है, कुछ है मांसाहारी हैं और कुछ हैं सर्वाहारी। तीन प्रकार के आते हैं। तो शाकाहारी के लिए पेड़ पौधे घास पत्तियां ये सारी चीज़ें चाहिए। मांसाहारी के लिए कोई जीव चाहिए मांस के लिए। सर्वाहारी तो मान लीजिए दोनों के लिए हैं। तो इनमें क्या होता है? खाद्य सुरक्षा में क्या होता है? शाकाहारी के लिए पेड़ पौधे घास पत्तियां ये सारी चीज़ें, और मांसाहारी के लिए जीव जंतु ये सारी चीज़ें जनन के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। अगर शाकाहारी के लिए जो चाहिए, शाकाहारी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, पेड़ पौधे घास पत्ती जो भी, मांसाहारी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए जीव जंतु हो गए, तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं? जनन के द्वारा। और जनन के द्वारा ये अपनी पर्याप्त मात्रा को बनाए रखते हैं। चलिए मानते हैं अगर मांसाहारी जीव है, कोई भी मांसाहारी ले लीजिए या फिर शाकाहारी ले लीजिए। अगर मांसाहारी जीव है, ठीक है, मांसाहारी जीव क्या है? किसी न किसी जीव को खाएगा, किसी चीज़ों कोई भी छोटे जीव या बड़े जीव उसको खाता चलेगा, ठीक है। अगर वो खाते 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 उनको ख़त्म कर दे, एक स्थिति आएगी ऐसा जब वो समाप्त हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, तो क्या उस तरह के जीव बचेंगे? अगर शेर मान लीजिए, शेर जो शेर है वो हिरन को खा रहा है, ठीक है, वो हिरन को खाता जा रहा है। शेर जो है हिरन को खाता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 करते करते 1000 10,000 20,000 जितने भी हिरन है धीरे धीरे हिरन को खा गया। तो क्या अब ये हिरन बचेंगे? नहीं बचेंगे। हिरन तो खत्म हो गए, धीरे धीरे सब हिरन खत्म हो गए। लेकिन इसी हिरन की जाति को बचाने के लिए जनन होता है, ठीक है। अब वो हिरन देखिए, एक हिरन अब वो मरते मरते अपनी एक स्थिति आती है जब वो मरेगा, मरते मरते वो अपने जैसे जीवों को जनन कर देगा, यानी अपने जैसे बच्चों को पैदा कर देगा, ठीक है। तब इनकी जाति बनी रहती है। अभी तक हम इनको हिरन को देखते जा रहे हैं। तो उसी तरह से शाकाहारी और मांसाहारी, तो शाकाहारी चीज़ों के लिए पेड़ पौधे घास फूस पत्ती ये सारी चीज़ें, और मांसाहारी के लिए जीव जंतु ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। और ये चीज़ें अपनी पर्याप्त मात्रा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा जनन के द्वारा ही बनाए रखते हैं। जनन के द्वारा ही अपनी पर्याप्त मात्रा को बनाए रखते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि को हम कहते हैं जीवन काल, ठीक है, जीवन अवधि को कहते हैं जीवन काल। इस चीज़ को जानते हैं कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है,
उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समयावधि उस जीव की जीवन काल कहलाता है। ठीक है, कहलाती है। अब जानते हैं कि जीवन काल क्या है। यानी जन्म से लेकर किसी भी जीव का जब जन्म हुआ, ठीक है, किसी भी जीव का जन्म हुआ और उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जब वो प्राकृतिक रूप से मर जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं, किसी एक्सीडेंट में इस तरह से मरा हुआ ये चीज़ नहीं, उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो। ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है, समयावधि कहलाती है। यानी उसकी जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु हो, बूढ़ा होकर के असहाय होकर के वो धीरे धीरे मर जाए, ठीक है, तब वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। और प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो गैप है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जन्म हुआ, ठीक है, ये जन्म हुआ और ये कुछ सालों तक चला, ठीक है, मान लीजिए 70 साल तक ये व्यक्ति जिया और यहाँ पे इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जन्म से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी जो समय अवधि है, 70 साल की जो समय अवधि ये जीवित रहा, पृथ्वी पर रहा, इसे हम कहेंगे समयावधि या तो फिर जीवन काल। ठीक है, इसमें देखिए अधिकतम दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, धीरे धीरे आप चार्ट पढ़ लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मूल रूप से दो चीज़ें अधिकतर पूछी जाती हैं कि एक फ्लाई मक्खी, ठीक है, एक फ्लाई मक्खी जो होती है, फ्लाई जो होती है वो एक दिन का, फ्लाई जो होती है उसका जीवन काल एक दिन का केवल होता है, वो केवल एक दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, और एक पेड़ है सिकोया पेड़ है जो कि लगभग 3000 से 4000, ठीक है, लगभग से 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, इस धरती पे वो 3000 से 4000 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, आगे हम जानते हैं अगले टॉपिक, ये समझ में आ गया। ठीक है, जीवन काल, ठीक है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, उनके बीच के जो वो पृथ्वी पे अपना बिताया हुआ जो समय अवधि है उसी को हम जीवन काल कहेंगे। ठीक है, और फ्लाई मक्खी है जो कि सबसे कम एक दिन, ठीक है, फ्लाई जो है वो सबसे कम एक दिन और सिकोया जो है वो 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, अब जानते हैं जनन की विधियाँ। ठीक है, जनन की विधियाँ अगली हेडिंग है, मेरा अगले टॉपिक है जनन की विधियाँ। जनन क्या है, मूल रूप से जनन की दो विधियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मूल रूप से जनन की दो विधि है, दो विधि के द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, और वो दो विधि कौन कौन सी है, दो विधि कौन कौन सी है, पहला है अलैंगिक, ठीक है, पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक, दो ही विधि हैं। ठीक है, पहला है अलैंगिक विधि और दूसरा है लैंगिक विधि। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक विधि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक विधि कि अलैंगिक विधि क्या होती है। अलैंगिक जनन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जानते हैं ये विधि क्या है। ठीक है, इस प्रकार के जनन में दो जीवों की भागीदारी नहीं होती। ठीक है, दो जीवों की भागीदारी नहीं होती, याद रखिएगा। इसमें यानी अलैंगिक जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल एकल जनक के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। एकल जनन के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। अब ये एकल जनन में कोई हो सकता है, या तो नर हो जाए या तो फिर मादा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यानी एकल संतान, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के जनक में दो, ठीक है, जीव या जनको, दो जीव या उन्हीं जीव को जनक कहते हैं। जनक क्या होते हैं, माता और पिता। ठीक है, जो जनक होते हैं माता पिता। ठीक है, तो उनकी आवश्यकता नहीं होती, दो जनकों की भागीदारी नहीं होती, दो जनक आपस में मिल करके भागीदारी करके सहयोग करके जनन नहीं करते, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल एकल जनक के द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है, केवल एक जनक होगा। ठीक है, और वो एक जनक नर या तो फिर मादा, या तो नर या तो मादा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, न कि नर और मादा दोनों एक साथ मिलकर के, नर भी अकेले जनन कर सकता है और मादा भी अकेले जनन कर सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में जानते हैं क्या होता है कि इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से तथा आपस में, ठीक है, आनुवांशिक रूप से तथा आपस में जनकों के, ठीक है, जनकों के समान होती है। ठीक है, यानी आनुवांशिक रूप से, जानते हैं आनुवांशिक रूप से और आपस में, ये दो टॉपिक याद रखिएगा। इससे उत्पन्न संतान यानी अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगी, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान की उत्पत्ति होगी, जो भी संतान उत्पन्न होंगे, उनमें क्या होगा कि वो आनुवांशिक रूप से, ठीक है, आनुवांशिक रूप से
और आपस में एक समान होंगे, उनमें कोई भी भेद नहीं होगा, किसी भी तरह का उनके अंदर विभिन्नता नहीं होगी, ठीक है। वो आपस में एक समान बने रहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक रूप से और आपस में जनक के समान, ठीक है, एक समान होंगे। जैसे जनक यानी जिस तरह के पेड़ पौधे और जीवों से अलैंगिक जनन हुआ है एकदम उसी के तरह ही ये भी होंगे, ठीक है। जैसा जीव होगा उसी के तरह इनके संतति भी होंगे, ठीक है, आपस में जनकों के समान होती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, नर एवं मादा का विभेद आवश्यक नहीं है, ठीक है, मतलब कि नर और मादा आपस में विभेद करें, ठीक है, नर और मादा आपस में एक साथ मिलें, ये चीज़ें आवश्यक नहीं है। नर अकेले जनन कर सकता है और मादा अकेले जनन कर सकती है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये टॉपिक लास्ट वाला ये याद रखिएगा, ठीक है, इनसे प्राप्त संतति को क्लोन, ठीक है, इनके द्वारा यानी अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। क्लोन को हिंदी में पूर्वज जनन कहते हैं। जो भी यानी पूछ लेता है छोटे क्वेश्चंस में कि क्लोन क्या है, क्लोन किसे कहते हैं, तो क्लोन क्या कहेंगे, क्लोन हम ये कहेंगे कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं या फिर पूर्वजन कहते हैं जी, क्लोन या पूर्वजन कहते हैं, ठीक है। अब हम अपनी अगली टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक है अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं, ठीक है। जानते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या विशेषता है, ठीक है, अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें खासियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि इनमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अब जो ये एक जनक याद रखिएगा, जनक एक जनक की आवश्यकता होती है और एक जनक जो है इसमें या तो नर हो जाए या तो फिर मादा, ठीक है, या तो नर या तो मादा, ठीक है, या तो मेल या तो फिर फीमेल, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। नर और मादा एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा क्योंकि एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा, इसमें विशेष अंग विकसित नहीं होते, ठीक है, जनन अंग यानी कोई एक विशेष जनन अंग विकसित नहीं होते, यानी तो इन तरह के अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर जितने भी जीव अलैंगिक जनन करेंगे उनमें कोई भी विशेष अंग नहीं होता, कोई भी इस तरह का ऐसा अंग नहीं होता कि जो वो उनके जनन में आवश्यक हो, ठीक है, कोई विशेष अंग उपस्थित विकसित नहीं होता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा है संतान एवं जनक के गुणसूत्र की संख्या समान होती है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। संतान और जनक यानी अगर कोई जीव अपने बच्चे को जब पैदा करता है, ठीक है, कोई भी जीव जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो उन दोनों के गुणसूत्र, ठीक है, उन दोनों के जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान होती है, जो भी गुणसूत्र हैं उनकी संख्या एक समान होती है, उनकी संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और संख्या के साथ साथ वो आपस में भी एक समान होंगे, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या समान है और दोनों जीवों को देखा जाए, ठीक है, यानी उनके संतान और जनक, ठीक है, संतान और जनक दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों भी आपस में एक समान होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगली टॉपिक है हमारी, अगला पॉइंट हमारा है इसके लिए ताप एवं भोजन की अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक हैं, ठीक है, ताप और भोजन, ठीक है, याद रखिए इनके लिए ताप और भोजन ये दो चीज़ें आवश्यक हैं, ठीक है। और ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल यानी जो इनके अनुकूल हों, ठीक है, प्रतिकूल ना हो, जो इनके फेवर में हो, अनुकूल हो, यानी अगर किसी भी जीव को जनन करना है, ठीक है, अगर किसी जीव को अलैंगिक जनन, कोई भी अलैंगिक जनन करने वाला जीव है तो उनके जनन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति चाहिए, ठीक है, ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में वो जनन कर सकें, ठीक है, उनके अनुकूल। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है कि उनको ताप, जितना ताप उनको चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए उस तरह का उनको टेम्परेचर मिलना चाहिए और भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, तभी वो जीव जनन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इनमें निषेचन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा अलैंगिक जनन वाले में निषेचन नहीं होता, ठीक है, अलैंगिक जनन जितने भी जीव अलैंगिक जनन करने वाले होते हैं क्योंकि इनमें निषेचन नहीं होता है, इसलिए जैव विकास में इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, इस चीज़ को याद रख ले, निषेचन जो है वो नहीं होगा, निषेचन नहीं होता है, इसलिए ये जैव विकास में इनका कोई योगदान नहीं होता, ये जैव विकास में कोई भी इंपॉर्टेंस, अपनी कोई भी भूमिका नहीं निभाते, ठीक है। जैव विकास हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जैव विकास क्या होता है कि जैव विकास होता है
जय विकास क्या होता है, यानी जनन के द्वारा, ठीक है, जनन के द्वारा होता है, लेकिन ये जय विकास जो निर्भर है वो अधिक से अधिक लैंगिक जनन के ऊपर निर्भर है, ठीक है। जय विकास क्या होता है कि जय विकास के जरिए, जय विकास के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो भी जीव होते हैं उनके अंदर विभिन्नता होती है। जय विकास क्या होता है, एक विभिन्नता क्या होती है कि एक ही जीव के अंदर, ठीक है, एक ही जाति के जीवों के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्नता, ठीक है, उत्पन्न होने वाली भिन्नता विभिन्नता कहलाती है। एक ही जाति के जीव के अंदर उत्पन्न होने वाली भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं, और विभिन्नता जो है जैव विकास का आधार है। और यहाँ पर क्या होता है कि निषेचन तो होता नहीं, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, और जब निषेचन नहीं होता तो उन जीवों के अंदर भिन्नता नहीं होती है, उन जीवों के अंदर कोई भी भिन्न, जैसे देखिए अभी देखिए ना, ऊपर पढ़े हमने संतान एवं जनक गुणसूत्र की संख्या समान होती है, गुणसूत्र की संख्या समान होती है, और बाहरी आकार की जो है वो भी एक समान होती है, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जैसी संरचना जनक की रहेगी वैसी ही संरचना उनके बच्चे की होगी, उनकी संतति की उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये जैव विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अलगपन या विभिन्नता नहीं होती है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट हमारा है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, क्योंकि निषेचन तो होता नहीं है, तो युग्मक का निर्माण होगा कैसे। युग्मक का निर्माण कब होता है भाई, लैंगिक जनन में, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, और युग्मक होता क्या है, कैसे निर्माण होता है, इन सारी टॉपिकों को हम आगे पढ़ेंगे लैंगिक जनन में, ठीक है। तो अब हमारी अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है, कि अलैंगिक जनन किन किन विधियों के द्वारा होता है, किस किस तरह से होता है, ठीक है। हम अब जानते हैं इसमें कौन सी विधियाँ हैं सर, इसमें अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, बहुत सारी इसमें विधि का प्रयोग किया गया है, तो एक एक करके हम धीरे धीरे इसमें पढ़ते चलते हैं अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधि में सबसे पहली जो हमारी विधि है, पहली विधि किसको जानिएगा, द्विभाजन या द्विखंडन। द्विभाजन, दो भागों में बढ़ जाना, ठीक है, द्विभाजन यानी किसी भी चीज़ को इस तरह से दो भागों में बांटकर दो अलग अलग भाग बना देना, ठीक है, तो वही द्विभाजन या द्विखंडन। अगला टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है, ठीक है। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, इसमें कुछ विधि हैं, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ हैं, 8-10 विधियाँ हैं, ठीक है। तो हम उसमें जानते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते चलते हैं। तो पहली हमारी विधि जो है, ठीक है, पहली विधि है द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विविभाजन मतलब यहाँ पर जैसे कि एक कोशिका तो दो भागों में बांट जाए, किसी एक चीज़ को दो भागों में बांट दिया जाए, उसी को हम कहते हैं द्विखंडन और द्विभाजन, ठीक है। इस विधि में क्या है जानते हैं, इस विधि में क्या बताया गया है, ठीक है। यह सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ठीक है। जो द्विविभाजन या द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ठीक है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर द्विखंडन या द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है, बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होती है, ठीक है। जो द्विखंडन की प्रक्रिया है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें जनक की मृत्यु नहीं होती, इस चीज़ को समझिए, इसके अंदर जो जनक है उसकी मृत्यु नहीं होती। जो भी जनक यानी जिनसे उत्पत्ति हुई है, देखिए जैसे ये एक जीव हुआ मान लीजिए, तो ये विभाजन करके दो भाग बना लेगा, ठीक है। ये जीव हुआ, ये अपने आप को विभाजित करके दो भागों में बढ़ जाएगा, दो चीज़ों में बढ़ जाएगा, द्विखंडन या द्विविभाजन, दो चीज़ों में बन गया। लेकिन जो ये जनक था, ठीक है, ये जनक खुद मरता नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, यही एक इसका एक कॉपी बन जाता है, ठीक है। जैसे ये एक जीव हुआ तो इसके अंदर जितने भी जो डीएनए होते हैं या बाकी जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी एक कॉपी बना लेते हैं अपने आप को, और वो कॉपी बना करके किसी एक दूसरी कोशिका में चले जाते हैं, तो एक से दो जीव हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो जनक था इसकी मृत्यु नहीं हुई, ये फिर से अपने आप को जीवित ही रखता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है और इसमें जनक की मृत्यु नहीं होती, याद रखिएगा, जनक जो है उसकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है, मृत्यु नहीं होती। अपितु वह समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिका बना लेता है, ठीक है। अपितु ये बताया गया है कि वह समसूत्री विभाजन, इस चीज़ को याद रखिएगा,
वह समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों, जान लेते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन के अंदर जो भी कोशिका होती है वो अपने दो भागों में विभाजित हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर यहाँ पर समझे, अगर इस गुणसूत्र के ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मान लीजिए 40 गुणसूत्र हैं, तो जब ये विभाजित होकर के दो कोशिका बनाएंगी तो इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। इसी को हम कहते हैं समसूत्रीय विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनक है इसकी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा अपने आप को, यही अपने आप को बट करके दो भागों में बना लेगा। इनके अंदर जो भी डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ जो भी होते हैं वो अपने आप को विभाजित करके अपनी कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बना करके दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विभाजन या द्विखंडन। ठीक है, तो अब एक बार फिर देख लेते हैं द्विभाजन या द्विखंडन में क्या होता है। समानता एक कोशिकीय जीवों में होता है, ये याद रखेंगे कि ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता है। ठीक है, और इनमें जो जनक होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, जो भी जनक है उनकी मृत्यु नहीं होगी, अपितु वह समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दो पुत्री कोशिका बना लेंगे, वो मरेंगे नहीं, जो जनक है वो भी बढ़ करके दो भागों में बढ़ जाएंगे। यह निम्न प्रकार के होते हैं भाई। अब जानते हैं निम्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला जो है सरल द्विभाजन। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन में क्या होता है, याद रखिए, यह अनियमित प्रकार का विभाजन है। ठीक है, अनियमित। ठीक है, यह अनियमित प्रकार का विभाजन है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होती। याद रखिएगा, दिशा निश्चित नहीं होती, ये दो चीज़ याद रखिए। ठीक है, अनियमित होता है और इसमें दिशा निश्चित नहीं होती। इसका एग्जाम्पल दिया गया है अमीबा, इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। अब हम जानते हैं कि अमीबा, ठीक है, अमीबा को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और चीज़ को बताते हैं कि सरल द्विविभाजन क्या है। ठीक है, अब जानते हैं सरल द्विविभाजन में, जैसे मान लीजिए अमीबा का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं। अमीबा क्या है, एक अनिश्चित आकार का एक जीव है जो कि एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय अनियमित प्रकार का जीव है। चलिए, ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक है, और इसके जो निकले हुए अंगुली जैसी संरचना ये निकली हुई है, ये प्रवर्ध हो गए। अब ये अमीबा क्या करता है कि जब इसको ताप और भोजन अनुकूल परिस्थिति में मिलते हैं, जब ताप और भोजन अनुकूल परिस्थिति में मिलते हैं तो अमीबा क्या करता है, उस भोजन को ग्रहण करते हैं और अमीबा का जो केंद्रक है वो अच्छे से विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और जैसे ही इसका केंद्रक परिपक्व होता है, यानी अमीबा परिपक्व होता है, तो ये दो भागों में, इसके केंद्रक जो होते हैं दो भागों में विभाजित होते हैं। देखिए, इसके केंद्रक जब परिपक्व होते हैं तो केंद्रक के अंदर उपस्थित सभी केंद्रकीय पदार्थ जो होते हैं अच्छे से विकसित हो जाते हैं, मैच्योर हो जाता है और अच्छे से विकसित हो करके ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये दो भागों में विभाजित होते हैं तो अमीबा भी क्या होता है, दो अलग अलग कोशिका बना लेता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। फिर इनका केंद्रक क्या होगा, भोजन करेगा, अच्छे से विकसित होगा, परिपक्व होगा, बड़ा होगा, और जब परिपक्व हो जाएंगे तो फिर इनके केंद्रक दो भागों में विभाजित होंगे, फिर दो कोशिका बनेंगी, फिर ये वाला भी, यही प्रक्रिया हमेशा लगातार चलती रहती है। तो देखिए, एक केंद्रक जो था वो अच्छे से परिपक्व हुआ, इसके केंद्रकीय पदार्थ सब अच्छे से परिपक्व हुए और ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया। और जैसे ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ तो ये दोनों केंद्रक अलग अलग कोशिका में पहुंच गए। ठीक है, तो क्या हुआ, द्विविभाजन। हमने पढ़ा ना, द्विविभाजन या द्विखंडन, यानी एक कोशिका थी और ये अपने आप को विभाजित करके दो कोशिका में बना लिए। और देखिए, इसमें जनक, इसकी मृत्यु नहीं हुई, क्या ये मर गया, नहीं, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस, कोई चेंज नहीं हुआ, ये मरा नहीं, यही अपने केंद्रक को परिपक्व करके विभाजन करके दो कोशिकाओं में बढ़ दिया। ठीक है, और ये जो दो कोशिका है, दो संतति कोशिका होती है। ठीक है, दो संतति कोशिका में विभाजित हो गया। अब ये संतति कोशिका फिर से भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करके परिपक्व होंगे, परिपक्व होकर के फिर इनके अंदर जनन होगा, फिर अगली संतति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से लगातार इनके अंदर क्रमशः भोजन और ताप का जब अनुकूल प्रभाव होता है तब ये धीरे धीरे अपने अंदर जनन करते चलते हैं और ये लगातार धीरे जनन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरल द्विविभाजन। याद रखिएगा, सरल द्विविभाजन अनियमित, यानी इसमें निश्चित दिशा नहीं होती। अब देखते हैं, अनियमित और निश्चित दिशा नहीं होती, इस चीज़ को समझते हैं। क्या ये जो विभाजन हुआ है किसी दिशा में हुआ है, किसी एक निश्चित दिशा से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या, देखिए, निश्चित दिशा का मतलब होता है या तो इस तरह से कर ले, या तो इस तरह से कर ले, या तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। कोई एक निश्चित दिशा से हुआ है? नहीं हुआ है। अमीबा जो है वो किसी भी तरह से विभाजन कर लेता है, कैसे भी वो विभाजित करके दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो संतति कोशिका में बढ़ जाता है। जी, तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।
अगला इसमें है, अगला टॉपिक है, ठीक है। पहला था हमने पढ़ा था द्विविभाजन, दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन, ठीक है। पहला हमने पढ़ा सरल द्विविभाजन, अब दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन, ठीक है। अब हम जानते हैं इसमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन क्या होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन में क्या होता है, इस अलैंगिक विधि में, ठीक है, अलैंगिक विभाजन है, ठीक है। इस अलैंगिक विधि में अनुप्रस्थ अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। इस विधि में बस ये याद रखिए कि अनुप्रस्थ अक्ष से विभाजित होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष कैसे होता है भाई, सीधे इस तरह से, ठीक है। ये होता है अनुदैर्ध्य और ये होता है अनुप्रस्थ, तो इसको याद रखिएगा, ये अनुप्रस्थ है, इस रूप में विभाजन होगा, ऐसे ऐसे सीधे सीधे कटेंगे, ठीक है। अगर ये मार्कर हुआ, अगर विभाजन करना है अनुप्रस्थ जब विभाजन करेंगे हम, तो यार मार्कर ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों मार्कर लगा दिए, अब इस दोनों मार्कर को हमें विभाजन करना है तो हम यहाँ से ऐसे बांट देंगे। अब ये दोनों मार्कर अलग हो गए, तो इस विभाजन को हम कहेंगे अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जानते हैं, चप्पल के जैसे इसका आकार होता है पैरामीशियम का, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अनुप्रस्थ, जैसे नाम से अनुप्रस्थ द्विविभाजन, तो अनुप्रस्थ में क्या होगा भाई, अनुप्रस्थ अक्ष से कटेगा। सरल वाले में अनियमित थे, कोई निश्चित दिशा नहीं थी, लेकिन अनुप्रस्थ वाले में क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष से कटेगा, नहीं ऐसे ऐसे सीधे, ठीक है, ऐसे कटेंगे। चलिए जानते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। यहाँ पर नीचे हमने फिगर बनाया है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए ये एक संरचना है पैरामीशियम की, ठीक है, ये पैरामीशियम है ना, ये संरचना है पैरामीशियम की। अब जानते हैं कि पैरामीशियम के अंदर विभाजन होता कैसे, अनुप्रस्थ विभाजन कैसे होता है। ये पूरा पैरामीशियम बन गया। अब पैरामीशियम के अंदर देखिए ये जो बड़ी बड़ी ये जो है रिक्तिकाएँ हैं, और ये है इसके केंद्रक वाले भाग। तो ये केंद्रक जो होते हैं, ठीक है, दो केंद्रक होते हैं, एक लघु और एक गुरु, ठीक। गुरु वाला जो होता है वो बड़ा होता है, लघु वाला छोटा होता है, लघु और गुरु वाले में। अब इनमें देखते हैं कि गुरु वाला जो केंद्रक होता है वो असूत्री विभाजन करता है, ठीक है। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन क्या होता है कि जो कि दो चरणों में होता है। असूत्री विभाजन दो चरणों में होता है और असूत्री विभाजन करता है, ठीक है। जो गुरु बीजाणु होगा, जो बड़ा वाला होगा, वो असूत्री विभाजन करेगा, और साथ ही साथ जो लघु केंद्रक होगा, ठीक है, जो छोटा वाला जो लघु केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री क्या होता है, एक चरणों में पूरा होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये असूत्री विभाजन जो होता है वो दो चरणों में पूरा होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इनके गुणसूत्रों, जब इनके दोनों केंद्रक का जब विभाजन होता है, ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों केंद्रक बड़े बड़े हुए ना, अब इन दोनों केंद्रकों का विभाजन हुआ, और ये विभाजन देखिए किस रूप में हुआ, यहाँ से हुआ है, ऐसे हमने बताया ना अनुप्रस्थ, इस रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुप्रस्थ रूप से ये विभाजित हो गए, ठीक है। विभाजित होकर के इनके अंदर इस तरह से छोटी रिक्तिका बन जाती है, ठीक है, छोटे 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 रिक्तिका बन जाते हैं। और जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, देखिए दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं और इनके अंदर रिक्तिका बन जाती है। तो वही लिखा है नई संकुचनशील रिक्तिका। अब ये रिक्तिका जो है संकुचनशील है, संकुचनशील का मतलब दब भी सकती है, ठीक है, संकुचनशील है, ये फूल भी सकती है, दब सकती है, ठीक है। संकुचन अपने सामंजस्य को बना सकते हैं, ठीक है। और नए आरल खांच, और इस तरह से नए आरल खांच निकलते हैं जो कि ये संरचना आगे चल करके बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीशियम, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन अनुप्रस्थ अक्ष से विभाजित होता है, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। ये पैरामीशियम हो गया। अब अगला हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है, इस विधि में शरीर का विभाजन लंबवत होता है, ठीक है। ये था अनुप्रस्थ, अब ये हो गया लंबवत। लंबवत वाले में क्या होगा, सीधे, ठीक है, लंबवत, ठीक है, ये है ना परपेंडिकुलर लंबवत, यानी कोई भी अगर जीव हुआ, इसका शरीर हुआ, तो ये लंबवत रूप से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब लंबवत विभाजन होगा तो हम उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है, द्विविभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है, इसमें शरीर का विभाजन, ये थोड़ा समझिएगा, इसमें शरीर का विभाजन कैसे होगा भाई, अनुदैर्ध्य यानी लंबवत होगा, इस रूप में लंबवत होगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है कि यह कशाभिका युक्त, ठीक है, कशाभिका युक्त जीव में, ठीक है, सॉरी, कशाभिका युक्त जीव में उपस्थित होता है। यानी ये जो विभाजन होता, अनुदैर्ध्य जो विभाजन होगा वो कैसे जीवों में होगा, कशाभिका युक्त, यानी ऐसे जीव जिनके कशाभिका हो, ठीक है, फ्रैजिला, कशाभिका युक्त जीवों में उपस्थित होते हैं। जो जीव के पास कशाभिका होगा उन्हीं के पास ये अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, ठीक है। पहले कशाभिका, ठीक है, जो पहले कशाभिका होती है, किसी भी जीव के अंदर कशाभिका होगा तभी अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, ठीक है। अगर किसी जीव के अंदर कशाभिका है तब उनके अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो अनुदैर्ध्य विभाजन भी दो चरण में, पहले क्या होगा, जो कशाभिका है उसका विभाजन होगा, ठीक है, पहले जो जीव की कशाभिका है उसका विभाजन होगा, फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा।
पहले कशाभिका का विभाजन फिर केंद्रक का विभाजन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले कशाभिका फिर केंद्रक। इसका एक एग्जाम्पल है युगलीना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है युगलीना। ठीक है, तो आगे हम बनाते हैं, अभी फिगर यहाँ बना रहे हैं, युगलीना को हम समझते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन जैसा हमने बताया, ठीक है, इसमें पहले क्या होता है, इस विधि में शरीर का जो विभाजन होता है वो लंबवत होता है। ये बताया ना हमने, लंबवत यानी इस दिशा में। ठीक है, इस तरह से लंबवत विभाजन हुआ, ये लंबवत विभाजन होता है। और ये क्या होता है कि कशाभिका, ठीक है, ऐसे जीव जो कशाभिका युक्त होते हैं, जिनके पास कशाभिका होती है, फ्लैजिला होती है, ठीक है, उनके अंदर ये उपस्थित होता है, उनके अंदर ये विभाजन होता है। और ये दो चरणों में, पहले क्या होता है, जो कशाभिका होती है उसका, और फिर दूसरे चरण में केंद्रक का। पहले कशाभिका का विभाजन होगा, फिर दूसरी बार में केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल जो है युगलीना है, याद रखिएगा। ठीक है, युगलीना, युगलीना इसका एक एग्जाम्पल है। कशाभिका क्या होता है कि किसी भी, मतलब आप कीड़े पतंगों को देखेंगे, उनके अंदर एक मूंछ जैसी निकली होती है। ठीक है, मूंछ जैसी एक संरचना निकली होती है, उसी को हम कहते हैं कशाभिका। ठीक है, तो उस वाले भाग का, जहाँ से निकला होता है वो फ्लैजिला, ठीक है, मूंछ वाला भाग, उस वाले भाग का पहले विभाजन होगा, फिर उनके बाद उसके केंद्रक का विभाजन होगा। तो जानते हैं, एक देखिए ये युगलीना है, ठीक है, इसके अंदर ये निकला हुआ एक फ्लैजिला है। ठीक है, ये इसका केंद्रक वाला भाग हुआ। क्या होगा कि अब ये जो फ्लैजिला वाला भाग है यहाँ से, ठीक है, पहले इसका विभाजन हुआ। देखिए ये फ्लैजिला क्या हुआ, यहाँ से एक फ्लैजिला, देखिए पहले एक फ्लैजिला निकला हुआ था, एक कशाभिका निकला था, और ये एक दूसरी कशाभिका। यहाँ से क्या हुआ, ये विभाजन हुआ, और ये भाग विभाजित, फ्लैजिला विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ गया, एक फ्लैजिला इधर और एक फ्लैजिला इधर, एक कशाभिका इधर, एक कशाभिका इधर। पहले स्टेप में इनके जो कशाभिका था ये बढ़ गया, और इनके केंद्रक क्या थे, देखिए ये केंद्रक, अभी केंद्रक नहीं बटे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फ्लैजिला जो मतलब बटा था, जो कशाभिका बटा हुआ है, तो ये कशाभिका अपने आप को विभाजित कर लिया। ठीक है, एक यहाँ पर दीर्घ खाँच बनाता है, एक बड़ा सा खाँच जब बनाता है, तो ये दीर्घ खाँच के द्वारा जो केंद्रक था, वो भी केंद्रक क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गए। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ करके ये दो संतति कोशिका बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनके अंदर ये सीधे लंबवत विभाजन हुआ है, यहाँ पर हुआ ना, ये लंबवत विभाजन हुआ। ठीक है, ये जो जीव था, इस जीव के अंदर ये इस तरह से सीधे ये लंबवत विभाजन हुआ। ठीक है, लंबवत विभाजन करके ये दो भागों में बढ़ गए। तो ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन जो होता है वो दो भागों में, मतलब लंबवत। पहले इसमें कशाभिका का विभाजन, फिर केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, युगलीना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट था, अब इसका दूसरे लेक्चर में आगे के जो भी प्रोसेस है, जो भी विभाजन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।